नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं सुमित। खास तौर से जब एक बड़ा दिन निकल के गया है, यानी कि आरबीआई की पॉलिसी और उसमें से जो आउटकम आया उसके बाद मार्केट ने उसे डिस्काउंट करने की कोशिश की और मोर और लेस डे हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी रादर लाइफ हाई के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो बाजार में तो एक जो तेजी का रुख बना हुआ है वो कितना आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इस पर नजर रहेगी आज हमारी। लेकिन क्रूशल दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मॉनसून के नंबर्स जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे ईसीबी की तरफ से कुछ फैसले आएंगे और आने वाले समय में बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो वहां से किस तरह का क्यू आता है ये काफी हद तक मार्केट की दिशा और दशा दोनों आज तय करेगा। लेकिन एशियन मार्केट्स मोर और लेस एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं, मोर और लेस फ्लैटिश या फिर मिले जुले रुझान के साथ कामकाज होता हुआ। शंघाई नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है, ताइवान में खरीदारी है। एसएनएक्स निफ्टी मोर और लेस फ्लैट है, 15 अंक नीचे कामकाज करते हुए 9680 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स में निकेई ऊपर कामकाज करते हुए, स्ट्रेट टाइम्स कोस्पी दोनों ही लाल निशान में है। थोड़ी गिरावट कोस्पी के अंदर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन 1/4% के आसपास की यही गिरावट इसे कही भी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत किस तरह के हैं, संदीप मौजूद भी हमारे साथ। संदीप, एक क्रूशियल बैठक जो थी होनी है वो आज वेटेड है, और ना केवल आज बल्कि आज से अवेटेड है। आज है, कल है, इस पूरे हफ्ते में ही अलग अलग जो सेंट्रल बैंक्स है वो फैसले लेने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी है। इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट्स क्या अभी इसको रीड करने की कोशिश करेगा? देखिए, काफ़ी अहम इवेंट्स हैं। आपने कहा कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी, लेकिन अब 3 इवेंट्स आज बड़े हैं। एक तो यूके में इलेक्शंस हैं, उसका क्या आउटकम निकल के सामने आता है। कंजर्वेटिव पार्टी जीतती नहीं है, जीती क्योंकि उनकी जो लीड है वो नैरो होती जा रही है। उसके साथ साथ ईसीबी की बैठक है, और तीसरी बड़ी बात है जो एफबीआई डायरेक्टर है, पूर्व एफबीआई डायरेक्टर यूएस में, उनकी सेनेट कमेटी के सामने टेस्टिमनी होनी है। लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स से उससे बाजार की जो चिंताएं हैं वो कम हुई, जिस वजह से अमेरिकी मार्केट्स कल 1% के आसपास चढ़ के बंद हुए। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है सुमित, वो एशियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिला। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आपको मिक्स नजर आएंगे, और एसएनएक्स निफ्टी भी करीब 15 पॉइंट के आसपास ही गिरावट की इंडिकेशन दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए संकेत काफी मिक्स्ड हैं। और एक और फैक्टर जो कि मार्केट्स को अब रूल कर रहा है वो है WTI क्रूड। कल करीब 5% के आसपास की गिरावट थी। यूएस में एक सरप्राइज इन्वेंट्री बिल्डअप देखने को मिला है। 33 लाख बैरल से इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, जबकि 35 लाख बैरल से घटने का अनुमान था। तो वो भी एक फैक्टर है जिस वजह से यूएस के मार्केट में बहुत बड़ी तेजी नहीं बन पाई। और उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स करीब 1% गिर के बंद हुए। यूके में इलेक्शंस हैं, ईसीबी बैठक का क्या आउटकम निकल के सामने आता है, उससे पहले काफी ज्यादा कॉशियसनेस का जो माहौल है वो देखने को मिला था। लेकिन जो सेफ हेवन है सोना, वहां पे खरीदारी का माहौल है। 7 महीने की ऊंचाई के आसपास जो कारोबार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 3 इवेंट्स आज हैं, और नेक्स्ट वीक की जहां तक बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान की बैठक है, लेकिन उसके साथ साथ जो फेड की बैठक है 13-14 तारीख को, उसका क्या आउटकम निकल के सामने आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 बड़े इवेंट्स हैं जिससे आज बाजारों को जूझना है। एक तो यूके में इलेक्शंस है, ईसीबी की बैठक है, और तीसरा टेस्टिमनी जो होगी पूर्व एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी की, उनके क्या आउटकम निकल के सामने आए। तो उससे पहले काफी वॉलेटाइल माहौल इंडियन मार्केट्स में आज देखने को मिलता है। क्रूड को लेकर जो एक मूव रहा है संदीप, लास्ट सेशन में एक मोरलेस 0.5% के आसपास बढ़त से ज्यादा भी कामकाज हो रहा है, लेकिन लास्ट सेशन का जो ट्रेंड था कुछ कोई अलग सा ट्रेंड देखने को मिला। 5% की गिरावट थी सुमित। आप देखिए, इन्वेंट्री बिल्डअप होने का अनुमान ही था। 10 हफ्ते में पहली बार यूएस में ऐसा हुआ है कि जो इन्वेंट्रीज हैं उसमें बिल्डअप देखने को मिला है। अगर आप पिछले 10 हफ्ते की बात करें तो लगातार जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें कमी देखने को मिली थी। इस बार भी ऐसा अनुमान था कि 35 लाख बैरल से जो इन्वेंट्रीज हैं वो घटती हुई दिखेंगी, जो कि क्रूड के प्राइस को लगातार सपोर्ट दे रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पे 33 लाख बैरल इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखी हैं। ना केवल क्रूड बल्कि जो गैसोलीन इन्वेंट्रीज हैं वो भी बढ़ती हुई दिखी हैं, जिस वजह से आप देखिए एक शार्प मूव कल के सेशन में 5% के आसपास का जो गोता है वो क्रूड में लगता हुआ दिखा। एशियन मार्केट में आज जो शुरुआत हुई है उसमें जरूर आप एक रिलीफ देख रहे हैं, लेकिन 1 महीने का निचला सर्कल क्रूड ने छुआ है, वहां से थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली। लेकिन आप लेवल देखिए, $55 के लेवल से $46 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब WTI क्रूड में देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो ओपेक बैठक का फैसला था प्रोडक्शन कट का, वो जो पूरी तेजी थी वो पूरी तरह से फिजल आउट। इस ट्रेंड के साथ ये मान सकते हैं 15 तारीख तक आने वाले रिव्यू में शायद पेट्रोल के दाम भी घट जाए, उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो ETF पे ज़्यादा बेट कर रहा हूँ। चलिए, तो आज के लिए 2-3 शेयर तो आपके सामने वैसे ही रख दिए गए। OMC स्पेस हो गया या फिर एविएशन स्पेस हो गया, जिस पे आप नजर रख सकते हैं। क्रूड के अंदर गिरावट है और शायद उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े। खैर, एफआईएस के और डीआईएस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। डीआईएस की करीब 166 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है, और एफआईएस की तरफ से 73 करोड़ रुपए की खरीदारी आई है। मेजरली कल का सेशन जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहा, खासतौर से 2 बड़ी खबरों के बाद, एक इन्फोसिस के बयान के बाद तेज बिकवाली, फिर क्रेडिट पॉलिसी के बाद कुछ खरीदारी। आईटी में भी रिकवरी देखने को मिली। अब देखते हैं आज मार्केट किस तरह रीड करते हैं दोनों सेक्टर्स को। निफ्टी के लिए जो क्रूशल सपोर्ट है वो 9600-9620 के आसपास है। इनफैक्ट ये चीज़ आप
डेरिवेटिव के नंबर्स में भी देख सकते हैं कि उन्हीं लेवल्स के आसपास जो कॉल्स हैं, जो पुट्स हैं, उन पे एक हैवी सपोर्ट वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहला टारगेट जो है वो 9700 का निफ्टी के अंदर है। रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक है, तो ये मान के चल सकते हैं कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी। अब तो फ्रेश लॉन्ग जितनी भी क्रिएटेड हैं वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस रहेंगी वहाँ पर इधर, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर शॉर्ट्स पड़े होंगे वो आज स्लाइटली शायद सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़े निफ्टी बैंक को। क्रूड में 5% की गिरावट है, तो तमाम स्पेस जो हैं, जैसे कि OMCs हो गया, जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वो हैं, ATF है, या फिर एविएशन कंपनीज हैं, इनके ऊपर आप नज़र रखें, वहाँ पर कुछ इंपैक्ट रह सकता है। NBFCs और PSU बैंक को में ऐसा लगता है कि कुछ तेज़ी आज देखने को मिल सकती है, स्पेशली कल जो RBI ने फैसले लिए उसके बाद NBFC स्पेस में कल से ही बाइंग है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है और PSU बैंक में सपोर्ट आ सकता है। एग्री और FMCG शेयरों में खरीदारी का जो रुख है वो जारी रह सकता है, स्पेशली आप HUL पर नजर रखें, नए हाइज के आसपास काम काज कर रहा है, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड होता हुआ ये ट्रेंड दिखाई पड़े, पर्टिकुलरली HUL जैसी जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी। तो आप इस स्पेस पे नजर रखें, छोटे छोटे पॉकेट्स जो हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़े, जैसे कि आप देजी देख सकते हैं, हो सकता है टायर स्पेस में, क्योंकि क्रूड की गिरावट का सीधा सीधा इम्पैक्ट रबर प्राइसेस पर भी है और वो ओवरऑल टायर स्पेस के ऊपर फैक्टर इन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश उप्पल हैं। लोकेश, मॉर्निंग। सबसे पहले जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि निफ्टी बैंक हायर लेवल्स पे कामकाज कर रहा है और हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है उसने, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड हो, आपका व्यू क्या कहता है? मॉर्निंग सुमित जी, जैसे कि हमने कल देखा कि RBI की पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया एंड वी वेंट अप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 23,606 और उसके बाद हमने क्लोज किया क्लोज टू 23,567। यहाँ पे देख के साफ साफ नजर आता था सेकंड लेग ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी में सेकंड लेग ब्रेकआउट हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी एक बार 23,750 800 के लेवल्स को ऊपर रिकवरी टेस्ट करेगा और यही होगा जो निफ्टी को पुल बैक करके 9700 और 9720 की तरफ लेके जाएगा। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि वन शुड बाय ऑन डिप्स विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9630 का स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए दिया गया कि कल भी बैंक निफ्टी ने 962829 के आसपास से एक अच्छा बाउंस बैक किया है एंड दैट इज 50 डेज डीमा ऑन द निफ्टी। जब तक निफ्टी उसके ऊपर बना रहेगा, निफ्टी में ऊपर की चाल बनी रहेगी और हम 9720 के लेवल को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9630 और इसको सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि उसमें सेकंड लेग ब्रेकआउट देखा गया है एंड कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 23,700 ऑन द अपसाइड। ओके लोकेश, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कहता है कि निफ्टी बैंक पे तो बातचीत हुई, लेकिन मार्केट पे कितना हद तक ये पैन आउट होगा आज के लिए? देखिए सुमित जी, अगर हम डेरिवेटिव के डेटा को स्टडी करते हैं, आपने भी डिस्कस किया है कि 9600 के आसपास एक बहुत अच्छा क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है जहाँ पे हैवी पुट्स का बिल्टअप है। उसी तरह अगर ऊपर के 9750 के लेवल्स पे भी पुट्स को स्टडी करते हैं, वहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स है मार्केट में उस प्रीमियम को खाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे एंटिसिपेटिंग कि मार्केट में ब्रेकआउट देखा जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए आपके ओल्ड ट्रेडिशनल स्टॉक्स भी मार्केट में आएंगे, जैसे आज एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, GIC हाउसिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और जो मार्केट के दिग्गज मारुति, ये सारे मार्केट में सपोर्ट करेंगे और निफ्टी को अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे। ओके लोकेश, स्टॉक स्पेसिफिक कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया जिन पर नजर रख सकते हैं आज? सुमित जी, यहाँ पे हमारी पहली पिक निकल के आई है, वो है GIC हाउसिंग फाइनेंस। उसके डेली और वीकली चार्ट को स्टडी करते हुए वहाँ पे ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो रहा है जो इंडिकेट करता है कि फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है एंड वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन इन GIC हाउसिंग फाइनेंस फॉर अ टारगेट ऑफ 572 विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 558। ओके, और दूसरा शेयर? और हमारी सुमित जी, हमारी दूसरी पिक निकल गई है, वो आई है हिंदुस्तान जिंक में। अगर हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 230 और वो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे टेक्निकल बाउंस बैक के लिए इसको बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 240 रुपीज एंड विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 228। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सभी शेयरों पे और बाजार में बातचीत करने के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक 240 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 228 का स्टॉप लॉस, और दूसरा शेयर है GIC हाउसिंग, 572 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 558 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग पिक्स पे भी नजर डाल लेते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स जो हमने ली हैं। NMDC में आप खरीदारी कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग का ये मानना है 123 रुपये के टारगेट्स के लिए
112 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 116 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। कैनफिन होम कल डे हाई पे ही ये शेयर बंद हुआ, 3000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2840 का स्टॉप लॉस रखें। 2914 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 146 रुपये की बढ़त कल के सत्र में देखने को मिली। रिलायंस कल एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, डे हाई के आसपास ये क्लोज भी हुआ। 1370 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1325 का स्टॉप लॉस रखें। 1339 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 26 रुपये की तेजी कल के सत्र में थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी कल तेजी थी, 18 रुपये के आसपास 1.25% की बढ़त थी, वो आज और तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। 1475 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1413 का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करके चल सकते हैं आप M&M के अंदर भी। बॉम्बे डाइंग कल सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मर, एकाएक तेजी इसमें आई थी, वो तेजी को आप आज इन कैश कर सकते हैं। 87 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 78 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 8182 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। ओरिएंट सीमेंट स्पेस में वैसे भी खबरें लगातार बनी हुई हैं और ये शेयर कल आउट परफॉर्म कर रहा था। 168 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 156 का स्टॉप लॉस रखें और 161 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी की जा सकती है आज के लिए। 168 रुपये के टारगेट्स के लिए 156 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो तमाम ट्रेडिंग कॉल आपको बताई जा चुकी हैं। एशियन मार्केट्स का रुझान किस तरह का है ये आपको बताया जा चुका है। पूरा सेटअप बताया गया है, अलग अलग सेक्टर जिन पे आपको नजर रखनी होगी। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर आज चला जाए तो कौन कौन से शेयर जिनको आज आपको देखना होगा ये भी देख लेते हैं स्टॉक्स न्यूज में। पूजा मौजूद भी हमारे साथ। पूजा, रिलायंस कम्युनिकेशन तो कल सेकंड हाफ में खबर आ गई थी, क्रूशियल हो जाता है रिलायंस कैपिटल, क्योंकि कल मार्केट आज के बाद वहां पे इस खबर आई थी हिस्सा बिक्री को लेकर। एडीएजी के अलावा कौन कौन शेयर हैं नजर रखें आज? आज तमाम जो न्यूज़ फ्लो हैं उसमें कुछ खबरें हमें पहले से ही पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कंफर्मेशन और कुछ अपडेट्स आज निकल कर आ रही हैं। आज तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो फोकस में रहेंगी। IOC, BPCL, HPCL, ये तमाम कंपनीज आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर खबर थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम की समीक्षा अब की जाएगी हर रोज। और 5 शहरों में जो पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था उसको एक काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ पर खबर आ रही है कि 16 जून से अब ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा और पेट्रोल और डीजल के दाम की रोज समीक्षा की जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस पर और भी जो अपडेट्स हैं वो अवेटेड हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रह सकती हैं। इसके अलावा टाटा पावर, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इकरा ने टाटा पावर की रेटिंग घटा दी है और रेटिंग AA से घटाकर AA- की दे दी है, तो ये स्टॉक पर आज नेगेटिव असर थोड़ा देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस, कल काफ़ी सारे खबरें इस IT स्टॉक्स में को लेकर आ रही थी। इन्फोसिस के जो CEO का बयान आया था उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन तमाम IT कंपनीज में देखने को मिला था। उस पर अब कंपनी की सफाई आई है कि जो 22 से 30% का प्राइस कट है वहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि खबरें गलत हैं। मॉर्गन स्टैनली का एक एनुअल मीट हुई थी जिसमें CEO ने कुछ बयान दिए थे, लेकिन उसका गलत मीनिंग निकाला गया है और जिसकी वजह से हमने देखा था कि काफ़ी सारे जो IT कंपनीज थी वहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। लेकिन कंपनी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है और कंपनी की जो गाइडेंस है 6.5 से 8.5% के रेवेन्यू गाइडेंस की, उस पर अभी भी बरकरार है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया बुल्स वेंचर, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर आ रही है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ के पार पहुंच गई है और IVL फाइनेंस नाम की सब्सिडरी है और खबर आ रही है कि कंज्यूमर फाइनेंस कारोबार का जल्द ही अधिग्रहण करने की योजना कंपनी की सब्सिडरी की तरफ से है। PC ज्वेलर, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। 1:1 के बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट थी वो तय हो चुकी है। 7 जुलाई को कंपनी ने 1:1 के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट तय की है। और आखिर में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने परपेचुअल बॉन्ड्स के जरिए कुछ रकम जुटाने की योजना बनाई है। करीब 300 करोड़ की रकम जुटाएगी। एक NBFC कंपनी है और अब तक एडलवाइस फाइनेंशियल ग्रुप में अभी तक इतनी रकम किसी सब्सिडरी की तरफ से जुटाई नहीं गई है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। OMCs का पहले नाम लिया आपने पूजा, ये मान सकते हैं कि OMCs में क्रूड की वजह से भी कुछ एक तेजी रह सकती है? आज के क्रूड में भी लगातार गिरावट आई है जी, उसके चलते भी आज तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं OMCs हैं वो भी आज फोकस में रह सकती हैं। एविएशन के साथ साथ जी, एविएशन के साथ साथ एविएशन में भी कुछ खबर आ रही है कि टूरिज्म को लेकर कुछ सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है, जिसकी वजह से आज एविएशन स्टॉक पे भी नजर रखनी होगी। चलिए, एविएशन के लिए एक अच्छा ट्रिगर रहा था। पूरे ऑयल एंड गैस पे आप नजर रखिए। पेट्रोनेट को भी लेकर भी एक खबर है कि आज बड़ी ब्लॉक डील होनी है पेट्रोनेट में। हालांकि जो भाव थोड़ा डिस्काउंट के लेवल पर है तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा नीचे पेट्रोनेट आपको दिखे, लेकिन एक बड़ी ब्लॉक डील आज के लिए होनी है और कुछ हिस्सा बिकेगा, शायद एक बड़ी चंक में हिस्सेदारी बिक सकती है। तो वो एक और स्टॉक होगा जिस पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस पे आज फोकस होगा। 2 खबरें क्रूशियल हो गई अब। पहला तो क्रूड का गिरना,
वो OMCs के लिए पॉजिटिव, लेकिन अपस्ट्रीम के लिए काफ़ी हद तक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ पे जहाँ पर अगर रेगुलर जो OMCs के लिए रिव्यू होगा, जो प्राइसेस हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव साइड पे OMCs के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पूरा OMCs वजन फोकस रहने वाला है। बहरहाल अभी पूजा बता भी रही थी कि रिलायंस कैपिटल से जुड़ी हुई खबर थी और अब अनिल अंबानी ग्रुप की अगुवाई वाली रिलायंस ग्रुप अपने म्यूचुअल फंड का IPO लाने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC का वैल्यूएशन करीब 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए हो सकता है। आने वाले IPO में रिलायंस कैपिटल और निपॉन अपनी 5-5% हिस्सेदारी बेचेगी और रिलायंस निपॉन लाइफ AMC के बोर्ड ने IPO लाने को मंजूरी भी दे दी। कंपनी जल्द ही मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और रिलायंस म्यूचुअल फंड देश की तीसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बन सकती है। Proposed listing will be in the financial year 18, which means before 31st March. Initially, we will be listing 10%, and as per the SEBI listing guidelines, over the next 3 years, which is up to 2021, we will be going up to 25%. और ब्याज दर नहीं घटाने पर RBI गवर्नर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बीच मतभेद सामने आया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने RBI पॉलिसी पर निराशा जताई है। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक RBI महंगाई दर के आंकड़े के अनुमान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि महंगाई दर लक्ष्य से कम है। अच्छे मानसून की उम्मीद है, तेल की कीमतें काबू में हैं। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसमें ब्याज दर में कमी की पूरी संभावना थी। Respect the views and the decisions of the RBI. I'm sure it will be in the broader good. But I just wanted to give you my own technical assessment of the inflation and growth outlook. I think there is a plausible alternative macroeconomic assessment. In this view, not just headline inflation has been running well below the target so far in advance, but even core inflation, which does not include the transitory elements, has also declined sharply. और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक तरह से बीच बचाव की मुद्रा में कहा है कि RBI के ब्याज दरें तय करने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। RBI के पास पूरा अधिकार है कि वो दरों पर फैसला ले। और SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि क्रेडिट पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रही है और साथ साथ जिस तरह के फैसले RBI ने लिए हैं वो पूरी तरह से उसका अनुमान लगा रही थी। As per expected levels. Can you just say it right over the camera, please? As per expected levels. और सोने चांदी की तरह अब रोज तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों का हर रोज रिव्यू होगा। 5 शहरों में पेट्रोल डीजल के रोजाना दाम तय करने के पायलट प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस मिला है। प्राइस रिव्यू के पायलट प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जून के बाद से ये नियम पूरे देश में लागू हो सकता है। आपको बता दें कि पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर, चंडीगढ़ में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसको एक अच्छी सफलता मिली है। पावर सेक्टर के स्ट्रेस लोन को लेकर कल बैंकों और बिजली कंपनियों के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने की। सूत्रों के मुताबिक करीब 25,000 मेगावाट का थर्मल पावर सेक्टर स्ट्रेस से गुजर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कल की मीटिंग में रुके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि राज्यों और कंपनियों के प्रोजेक्ट की क्लियरेंस के लिए NGT से संपर्क करना चाहिए। They have appreciated very much the new coal linkage policy, Shakti, which has reduced the stress very significantly in a large number of cases. For the other cases, we are trying to work out a solution where public sector power companies who are in the near future required to meet with the environment norms which have come out, or may be required to decommission some of the older plants which have a lot of high level of pollution.
तो आप सुने थे पीयूष गोयल को। कल की बैठक खास तौर से काफ़ी क्रूशियल है पावर कंपनीज के लिए, ना केवल बल्कि बैंक्स के लिए भी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है इस पूरे स्पेस में स्ट्रेस सेक्टर की या फिर स्ट्रेस एसेट्स की, उसके लिहाज से बैंक्स को एक रिव्यू की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। बहरहाल अब कमोडिटीज मार्केट का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद भी हैं एंजल ब्रोकिंग के। अनुज नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्रूड आज एक चर्चा का विषय रहने वाला है। 5% गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली है, 3 से 4% नीचे M6 पे भी क्रूड कल बंद हुआ गिरकर। क्या लगता है डाउनफॉल या फिर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है कंटिन्यू रहेगी, और अगर बिकवाली की जाए तो कहाँ स्टॉप लॉस रखें? सुमित जी गुड मॉर्निंग। क्रूड के हमने कल इन्वेंट्री आते हुए देखी है, जहाँ पर क्रूड के स्टॉक्स काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था कल के सेशन में काफी 5% के आसपास गिरावट हुई थी। मुझे लगता है कि अभी ये गिरावट और गहरा सकती है, क्योंकि जो मेन सपोर्ट था 47 का वो मार्केट ने ब्रीच किया है। हमें लगता है कि इंट्राडे में भी इसके भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि भाव नीचे करीबन 2900 रुपए तक और नाइमेक्स में करीबन $44 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 3050 में M6 में, और नाइमेक्स की अगर बात करें तो करीबन 46.50 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके अनुज, इसके अलावा कौन सी कमोडिटीज को आप फोकस करके रखे हुए आपने आज के लिए? देखिए, गोल्ड के अंदर हमने एक तेजी का माहौल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाइंग साइड में ट्रेड किया जा सकता है। तो गोल्ड में हम करीबन 29,400 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 29,250 का रहेगा, टारगेट करीबन 29,650 तक देखने को मिल सकता है। और अगर करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि करेंसी आज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकती है, तो USD INR को बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 64.30 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज ये सभी कमोडिटीज़ पे और ये रुपये पे बातचीत करने के लिए। तो 64-30 रुपये के लिए टारगेट रहेगा, 64-80 स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा आपको क्रूड को लेकर और गोल्ड को लेकर भी रणनीति अनुज की तरफ से बताई जा चुकी है। तो ये क्रूशियल रहेगा, स्पेशली क्रूड का जो मूवमेंट है M6 पे किस तरह से रहता है, इस पे नजर रखनी होगी। 2900 रुपये के टारगेट आप देख सकते हैं, करीब 30-50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा M6 क्रूड पर। अब डिम्पी से बातचीत कर लेते हैं। रोज बरोज एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा, एक इंटरेस्टिंग खबर उनके पास होती है, और आज भी डिम्पी मौजूद है। डिम्पी, उम्मीद तो ये लगा रहा है कोई इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके पास होगा? हाँ, आज एक इंटरेस्टिंग खबर पेट्रोनेट LNG पे मिली है। असल में पेट्रोनेट LNG में 4 सरकारी कंपनीज ONGC, गेल, IOC और BPCL सबका 12.5% हिस्सा है। कुल मिला के 50% हिस्सा है। इसमें एक फ्रांस की कंपनी भी है, GDF इंटरनेशनल। वो पिछले 1.5 साल से कोशिश करे कि हिस्सेदारी को बेच दे। अब प्रॉब्लम हिस्सेदारी बेचने की नहीं है सुमित, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर 10% हिस्सेदारी बेची जाती है तो क्या वो सरकारी कंपनी खरीद लेंगी, क्योंकि चारों ही बड़ी कंपनीज देश की जो सरकारी कंपनीज है वो प्रमोटर ग्रुप के अंदर है। इसके अंदर अगर उन्होंने 10% GDF इंटरनेशनल का खरीद लिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट पार्टी और एक प्राइवेट पार्टी है, तो अपने आप में एक सरकारी कंपनी का इसको दर्जा मिल जाएगा, जो अभी सिर्फ 50% है। मेजोरिटी स्टेक सरकारी कंपनीज के पास आ जाएगा, तो इसलिए 51% से जैसे ऊपर हो जाएंगे तो सरकारी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात तो एक पहला तर्क था। इसलिए हमारा अभी तक ये एक क्वेश्चन रहेगा कि ये सरकारी कंपनीज खरीदेगी या फिर गैर सरकारी। सरकार नहीं चाहती कि सरकारी कंपनी खरीदे, क्योंकि इसका पूरा फिर उसको सभी वैसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जैसे एक सरकारी कंपनीज का होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके प्राइसिंग को लेकर है। इसकी जो प्राइसिंग है, मौजूदा कल जो पेट्रोनेट बंद हुआ है वो 440 के आसपास बंद हुआ है, और जो ब्रैकेट हमको मिल रहा है वो 417 से 440 है। अगर सारा माल 440 पे नहीं बिका 10%, तो आप ये समझिए कि कुछ माल आपका 440 के भी नीचे बिकेगा, यानी कि डिस्काउंट पे ये एक डील होने वाली है। तो आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है। JP मॉर्गन और सिटीज कंडक्ट करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का रुख थे जैसा लगता नहीं सरकारी कंपनीज आएंगी, लेकिन अगर GDF इंटरनेशनल कोई खरीदार लेके बैठा, डिस्क्लोजर अभी नहीं है, तो इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि सरकारी या फिर गैर सरकारी कौन आ रहा है, और डील कितने ज़्यादा शेयर कितने ऊपर पे हो रहे हैं। जी, तो क्रूशियल खबर पेट्रोनेट LNG के लिए भी कुछ देर पहले उससे बात भी कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह की डिटेल आई है अब इसको जरूर फोकस में रखें। 440 अपर एंड है और 410 से 15 के आसपास कहीं इसका लोअर एंड है। तो अगर बिकवाली बढ़ती है या ब्लॉक डील्स होती जाएंगी और नहीं माल उस समय बिक पाता है उन लेवल्स पर, तो हो सकता है थोड़ा दबाव रहे। तो आप ध्यान रखें पेट्रोनेट LNG पे और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये खबर में बताने के लिए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनफैक्ट कल शाम को ये जो राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग 14 जून 2017 को नोटिफिकेशन जारी करेगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 28 जून 2017 है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून को होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई है। अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो 17 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि वोट डालने के लिए आयोग विशेष पेन का इस्तेमाल करेगा। ये पेन निर्वाचन आयोग का अधिकारी
वोट डालने वालों को देगा। सिर्फ इसी पेन से डाले गए वोट को वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा किसी और पेन से डाले गए वोट मान्य नहीं होंगे। इन सभी खबरों के साथ अब पावर ब्रेकफास्ट को समेटते हैं। जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे फास्ट मनी में, जहां पर आप करीब 20 शेयरों पर दांव लगा सकते हैं खरीदारी और बिकवाली के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करेंगे।